आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा। सूबा बोलेगा में मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम बात करेंगे कोरोना का वीआईपी कल्चर। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, आपको सुना। गंगाराम में कम है अभी, गंगाराम का भी इसमें था। बालाजी हॉस्पिटल में अगले 24 घंटे के लिए है, 32 घंटे के लिए गंगाराम में है। इस तरह से एक एक हॉस्पिटल का मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। हमने इसीलिए केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि देश की राजधानी में जहाँ आसपास के राज्यों से भी मरीज़ आ रहे हैं, दिल्ली के अपने मरीज़ों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। रोज़ाना 25,000 मरीज़ ऐड हो रहे हैं। वैसे में ऑक्सीजन को लेकर प्रायोरिटी दी जाए और जहाँ जहाँ से भी सोर्सेज हो सकती है, जहाँ जहाँ से भी पूल हो सकती है, ऑक्सीजन लेके दिल्ली के लिए उपलब्ध कराई जाए। गवर्नमेंट के सीएम ने भी चिट्ठी लिखी है, गवर्नमेंट के पास कितना स्टॉक है? वहाँ से पेशकश की गई है, आप लोगों को कोई रिस्पांस आया अभी तक? नहीं, वो स्टॉक गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, वो हर एक हॉस्पिटल की सप्लाई का सप्लायर के पास में होता है। वो सप्लायर्स के बेस पर ही इन्होंने ये जानकारी दी है। अभी मैंने हॉस्पिटल से 1 घंटे पहले जानकारी मांगी थी, तो 3 घंटे से लेके 30 घंटे या 32 घंटे तक में अलग अलग समय पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन उनके पास में स्टॉक में है। अगर तुरंत उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई और जिस तरह से पेशेंट्स बढ़े हैं और पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो अगर उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई तो स्थिति बहुत क्रिटिकल हो सकती है। कई बेड्स उनको बंद करने पड़ सकते हैं। अरविंद ने भी चिट्ठी लिखी है, उस पे कोई पूछ रहा था, सीएम ने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को, कई घंटे हो गए, किस तरह का रिस्पांस आया? क्या मदद की पेशकश की गई है? कैसी मदद मिल रही है अभी तक आप लोगों को इस कोविड के एरा में? अभी क्या रिस्पांस आया मैं अपने ऑफिसर से पूछ के डिस्कस करके, क्योंकि उनकी बातचीत चल रही है। मनीष, एक आखिरी सवाल और है। एक खबर आई थी, ये कितनी सत्य है कि द्वारका में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 6 मरीजों की मौत हुई है? ये कितनी सही? अभी तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई। ठीक है, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना यहाँ पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जो कि कोविड को लेकर जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से कोरोना को लेकर लगातार दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है कि दिल्ली की जनता को जो भी ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, वो मुहैया कराए जा सके। और इसके बाद बात करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की, आज की चर्चा की। देश दुनिया में कोरोना कोहराम मचा रहा है, लेकिन अगर आप कानपुर में रहते हैं और अगर आपको कोरोना हो गया तो आपका भगवान ही मालिक है, क्योंकि अस्पतालों में जगह ही नहीं है, ऑक्सीजन ब्लैक में भी नहीं मिल रही। शमशान घाटों पर चिताओं की लंबी लंबी कतारें हैं, 1 इंच पर लाशें धधक रही हैं, इंजेक्शन है नहीं। लेकिन सरकारी आंकड़ों में सब कुछ ठीक ठाक है। अगर आप वीआईपी हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। कोरोना के वीआईपी कल्चर पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट। शमशान में चिताएं, निजी वाहनों में शव, अस्पतालों में पिटाई। कानपुर की ये 3 तस्वीरें नाकारे जिला प्रशासन की पोल खोलने के लिए काफी हैं कि कोरोना से हालात किस कदर कानपुर में बिगड़ चुके हैं। लखनऊ के बाद अगर कोरोना से कोई सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है तो वो है कानपुर, जो मौत से कराह रहा है। कहने को तो बड़े बड़े अस्पताल हैं, जिम्मेदार अधिकारियों की पूरी फौज है, लेकिन सच तो ये है कि सब मक्कारी की चादर ओढ़कर मौत का तमाशा देख रहे हैं। कोरोना कानपुर में बेकाबू हो चुका है, मरीजों से कानपुर शहर पट चुका है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बेड मिलना तो दूर, स्ट्रेचर भी मयस्सर नहीं है। रेमडेसिवियर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। घरों में पड़ी लाशों को उठाने के लिए एम्बुलेंस 2 दिनों बाद पहुंच रही है। हेल्पलाइन नंबर मिलाते मिलाते थक जाइए, पर कोई उठाने वाला नहीं है। सैनिटाइजेशन के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है, मास्क चेकिंग के नाम पर सिर्फ औपचारिकता हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में प्रशासन फेल है। आंकड़े बेकाबू हालात की गवाही दे रहे हैं, लेकिन कागजों में सब चकाचक है। कानपुर में अगर आपको कोरोना हो गया और इलाज के लिए हेलट पहुंच गए तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि इलाज की जगह यहां लाख घूसे मिलते हैं और मरीज इमरजेंसी के गेट पर दम तोड़ देता है। तीमारदारों को मारते मारते मार डालने की धमकी मिलती है। सफेद कपड़ों में खुद को भगवान बताने वाले जूनियर डॉक्टर हैवान बन चुके हैं। कागजों में सिर्फ
रोजाना 6 मौतें हो रही हैं, लेकिन शमशान घाटों पर जलती चिताएं बेशर्म जिला प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही हैं। बीते कुछ दिनों के आंकड़े देखें तो 15 अप्रैल को 1290 कोरोना मरीज मिले और 4 मौतें हुई। 16 अप्रैल को कानपुर में 1513 कोरोना मरीज आए और 6 मौतें हुई। 17 अप्रैल को कानपुर में 1977 कोरोना मरीज मिले, 6 मौतों की पुष्टि हुई। फिर भी जिला प्रशासन का वीआईपी कल्चर जारी है। उत्तर प्रदेश का कानपुर वुहान बन चुका है, लेकिन लखनऊ में बैठे जिम्मेदार अफसरों को सिर्फ राजधानी की चिंता है। दूसरे शहरों में जनता मरती है तो मरे, तीमारदार पिटते हो तो पिटे। अगर आप निरहुआ जैसे वीआईपी हैं तो बेड फौरन मिल जाएगा। अगर आप नेता हैं तो इलाज तुरंत मिल जाएगा। अगर आपके डीएम से अच्छे संबंध हैं तो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, क्योंकि वीआईपी को सब कुछ है और आम आदमी को सिर्फ मौत। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब आपको कानपुर के काशीराम हॉस्पिटल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां भर्ती कोरोना मरीज जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। सुनिए हकीकत खुद मरीज से। मैं इतने बार डॉक्टर से आग्रह कर चुका हूं कि मुझे घर जाने दिया जाए, मैं यहाँ रहूँगा तो बचूंगा नहीं। बहुत बार बार कहने के कोई नहीं सुनने आता है। डॉक्टर तो खाली रीडिंग भी नहीं देखते हैं ढंग से। मैं बता रहा हूँ यहाँ मैं बचूंगा नहीं। बार बार आग्रह कर रहा हूँ, मैं घर पे रह लूँगा। यहाँ पे बंधक बना के मेरे घर वाले रोज आते हैं, कहते हैं डिस्चार्ज कर दिए, मैं नहीं रखना है। ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं मुझको, मदद कीजिए। कोई दवा इलाज नहीं है, बाहर से चीज़ें ले रहा हूँ। बीगू का टेप तक नहीं यहाँ पे मिलता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, कोरोना का वीआईपी कल्चर पर आज हम बात करने वाले हैं। जिस तरह से आपने देखा, एक मरीज है जिसका खुद का वीडियो वायरल हुआ है और वो वीडियो बना रहा है और ये बता रहा है कि किस तरह वो बार बार गिड़गिड़ा रहा है अस्पताल प्रशासन से। साथ ही साथ ये उम्मीद कर रहा है कि उन्हें घर जाने दिया जाए, लेकिन एक बार यदि आप अस्पताल में चले गए तो बंधक बनाकर रखा हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम गेस्ट मौजूद होंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर संदीप कटियार, कोविड एक्सपर्ट जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। दुर्गेंद्र सिंह चौहान, प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा बाकी गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही मेरे साथ जुड़ेंगे मैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। सबसे पहले MC मिश्र जी, एम्स दिल्ली से आप जुड़े हैं और पूरे देश की यदि हम बात करते हैं, खासतौर से दिल्ली की यदि हम बात करते हैं, तो लगातार अरविंद केजरीवाल जी, CM जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि इतने बेड की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि उन्हें मदद मिल रही है, लेकिन जितने भी बेड हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, वो अभी भी कम हैं, वो कम नज़र आती हैं। और ऐसे में दिल्ली के कई डॉक्टर से हमारी खुद बात हुई, उनका कहना है कि वो खुद जिस डॉक्टर अस्पताल में काम कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें टेस्ट कराने के लिए घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता है। और यहाँ VVIP का कोई नाम लेकर आता है और VVIP के सर्वेंट जो होते हैं उनका अलग विंडो पर स्पेशल तरीके से उनका टेस्ट किया जाता है, उन्हें रिपोर्ट दिया जाता है। तो किस तरह का कल्चर है ये? देखिए, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये कहावत कोई आज की नहीं है। ये कहावत बहुत समय से हम लोग जब परिवार नियोजन की बात करते थे तो हम लोग इस बात को कहते थे। भारत की वो 130 करोड़ है, जो दोनों नॉर्थ साउथ अमेरिका मिला लीजिए, पूरा यूरोप मिला लीजिए और एशिया के बहुत सारे देश मिला लीजिए। एक ऑस्ट्रेलिया भारत में प्रतिवर्ष जन्म लेता है, ये हमें बहुत वर्षों से पता है ये बात। तो अभी देखिए, जितने हमारे साधन हैं वो सब कम पड़ गए हैं और इसमें कोई बात छुपी नहीं है किसी से, सबको पता है ये कि अभी सप्लाई कम है, हर चीज़ की डिमांड अधिक है। चाहे दवाई हो, चाहे हॉस्पिटल बेड हो, चाहे ऑक्सीजन वाला बेड हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो और चाहे वो और। तो इसमें समझना ये है लोगों को कि पहले तो अभी भी लोग अपने को बचा सकते हैं। जो उपाय हम पिछले 1 महीने से आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, वो अपना बीमार न पड़े, सबसे अच्छा। लेकिन MC मिश्र जी, माफ कीजिएगा, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि 2 विंडो क्यों हैं? एक हॉस्पिटल में जो फ्रंट लाइन वर्कर डॉक्टर काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए या फिर VVIP के सर्वेंट का पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए? मेरा सवाल ये है।
डॉक्टर्स खुद ही आगे नहीं आए। आधा 50% हुआ हेल्थ केयर वर्कर्स का जब प्रायोरिटी लगी 16 जनवरी से, तो 50% हेल्थ केयर प्रोफेशनल आगे आए ही नहीं वैक्सीन लगवाने। मिश्रा जी, मैंने खुद कोवैक्सीन बात की है, मैंने खुद बात की है। डॉक्टर का खुद कहना है कि वो अपनी ओपीडी छोड़ के 1.5 घंटे 2 घंटे लाइन में लगे रहे और उनके बगल में जो विंडो था वहां पर आराम से लोग आ रहे थे और अपना टेस्ट करा के जा रहे थे। तो क्या जिस हॉस्पिटल में वो फ्रंटलाइन वर्कर है उनके लिए अलग से विंडो नहीं बनाई जा सकती थी इस तरह की आपात स्थिति को देखते हुए? कि ये तो बड़ा मुश्किल है एक इंडिविजुअल केस को हाईलाइट करके और कुछ भी समस्या को सामने करना। मैं नहीं समझ। जी मिश्रा जी, ये इंडिविजुअल केस नहीं है। इंडिविजुअल केस होता तो मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही होती। खैर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्योंकि मुझे खुद मालूम है, आरएमएल के डॉक्टर्स ने जब कोवैक्सीन वहां लग रही थी मना किया, हम नहीं लगवाएंगे कोवैक्सीन, हमको कोविशील्ड मिलना चाहिए, हम कोविशील्ड लगवाएंगे। ये कंट्रोवर्सी आरएमएल में हुई, ये कंट्रोवर्सी तमिलनाडु में हुई और सबके पास आंकड़ा है कि जो पहली फेज का वैक्सीनेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए था उसको जो हम अचीव कर पाए लक्ष्य को, वो आधा कर पाए, क्योंकि लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी इतनी ज्यादा थी और हमारे डॉक्टर्स नर्सेज में भी थी। हमसे पूछते थे बहुत सारे लोग कि लगवाएं कि नहीं लगवाएं, तो हम यही कहते थे भाई लगवा लो, जितना भी फायदा उसका मिलना है मिल जाएगा। उसके बाद समस्या पैदा हुई और अभी ये तो दुर्भाग्य है और मैं कहूँगा ये वहाँ के प्रशासन का दोष है कि अगर वहीं का काम करते हुए डॉक्टर को या एम्प्लॉय को, कोई भी एम्प्लॉय हो आरएमएल का, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वहाँ पे सफाई कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, उनको तो तरजीह मिलनी चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे फ्रंटलाइन वर्कर से काम कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी जो साधन सीमित हैं जिस वजह से बाकी लोगों को जो सुविधा हो रही है, देखिए ये तो एक डॉक्टर का केस है लेकिन ज्यादातर को मुझे लगता है मिल जाती है, लेकिन अगर ज्यादातर को नहीं मिल रही है वो एक फिर काफी चिंताजनक बात है। जी, वापस आऊंगी आपके पास। डॉक्टर संदीप कटियार भी कोविड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। जी डॉक्टर संदीप, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, सबसे पहले तो आज हम वीआईपी कल्चर की यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं, तो यदि कोरोना का कोई पेशेंट है और यदि उसको ज़रूरत है तो हमें किस तरह से पहले हमें उसका ध्यान रखना है? क्या कुछ हमारी रणनीति होनी चाहिए कि हम पहले तो मरीज की मेंटल लेवल को सुधारें और उसके बाद उसको इलाज के लेकर आगे बढ़े? आपसे सलाह लेना चाहूंगी। पेशेंट्स में अभी भी टेस्ट कराने के लिए बहुत हेसिडेंसी है। हम लोगों के पास जो मरीज आते हैं क्लिनिक में, कई बार उनसे कहिए मतलब एक्सरे में कुछ शेडोज आ रही हैं, आप उनसे कहो कि आपको कोविड हो सकता है, तो उसमें से 50% पेशेंट्स कई बार जो है टेस्ट कराने तैयार नहीं होते। कुछ ट्रायल के अंतर्गत भी हम लोग के यहाँ पेशेंट्स रहते हैं जिनका टेस्ट फ्री हो सकता है, उसमें से कई पेशेंट रिफ्यूज कर देते हैं कि हमें कोरोना नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो, खांसी जुकाम है, ये तो मामूली हमें हर साल होता है और कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को समझ में आना चाहिए कि उसको जो खांसी आ रही है और जो बुखार आ रहा है, पहला संकेत बुखार का आते ही जितनी जल्दी आप इलाज शुरू करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। और जहां आपने उसको डिले किया, कोरोना को बढ़ने दिया अपने अंदर, फेफड़ों में उसको घुस जाने दिया और अंदर तक, तो आपको बहुत परेशान करेगा। फेफड़े में फिर ऑक्सीजन पर निमोनिया होता है दोनों तरफ और फिर ऑक्सीजन डिप करने लग जाती है। जी संदीप जी, आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बता दें आप पहले। जी नमस्कार। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़े हुए हैं। जी चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग 25 दिन हो गए हैं हमने जो है तो ये वैक्सीन लगवाई थी कोविशील्ड जी, सीनियर सिटीजन को जो भारत सरकार की तरफ से लगाई जा रही है जी। तो भगवान की कृपा रही, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब दूसरी भी लगने वाली है वैक्सीन जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बात कहना चाहता हूँ, मैं वो ये कहना चाहता हूँ कि एक जापान देश है जहाँ एक बेटी के लिए उन्होंने साल भर रेलगाड़ी को चलाए रखा क्योंकि वो बच्ची शिक्षित होना चाहती थी और वो वहाँ के सरकार ने कहा कि चाहे एक बच्ची के लिए हमें करना पड़े पर हम अपनी जापान की रेल उस बच्ची को वहां तक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो जापान का हाल है और हमारे देश में आप देख रहे हो। आज से 4 दिन पहले एक निजी चैनल ने बताया था कि बॉम्बे महाराष्ट्र के ठाणे में वैक्सीन की वो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सबको पता, टीवी चैनल पर भी देख रहे हैं।
ये हमारे राष्ट्र की भक्ति है। जहाँ हमारे जो चंद्रप्रकाश डॉक्टर, जी, समय हमारे पास कम है, अपनी बात कम शब्दों में खत्म करें आप। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे डॉक्टर इस वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं, वहीं लोग जो है ना अपने चंद मुठ्ठीभर लोग जो है अपने इसमें दलाली कर रहे हैं। ये गलत बात ठीक कहना है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। वापस आऊंगी। डॉक्टर संदीप, आपसे मैं जानकारी लेना चाह रही थी, और सबसे पहले तो हम जब बात कर रहे हैं तो वैक्सीन की बात कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर जो भी भ्रम है उनके बारे में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए कि यदि वैक्सीन का नंबर आता है, वैक्सीनेशन का नंबर आता है तो ज़रूर कराया जाए। आप क्या और कहना चाहेंगे कि दर्शकों के मन में जो भ्रम है वो दूर हो सके? ये चीज़ हम लोग समझनी बहुत ज़रूरी कि इस लड़ाई को हम लोग सिर्फ वैक्सीन के माध्यम से ही जीत सकते हैं। और आप अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको आगे पीछे कोरोना हो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। कोरोना वैक्सीन ही एक माध्यम ऐसा है जिससे कि आपका इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और आप सिवियर निमोनिया तरफ नहीं जाओगे। इन्फेक्शन होता है फिर भी हो आपको वैक्सीन लगवाने के बावजूद, पर जितनी सिवियरिटी उसकी हो जाती है, जिस मात्रा में आपको भर्ती होने नौबत आती है, इन चीज़ों को वैक्सीन बचाता है। तो वैक्सीन आपको जब भी मौका लगे, जिसको भी मौका लगे, उसको वैक्सीन हर हाल में लगानी चाहिए। अपोलो की बात बताऊंगा, कई जो है 10-10 पेशेंट्स एक साथ लगती थी वैक्सीन, तो उसमें भी एक 1-1.5 घंटे तो वेट करना पड़ जाता है क्योंकि 10 पेशेंट इकट्ठा नहीं हो पाते थे। और फॉरेन कंट्री में लोग खुद अपने आगे आकर के खुद को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं बढ़ करके कि हमें वैक्सीन लगाई जाए। इंडिया में लोगों को एडुकेट करने की बहुत ज़रूरत है कि वैक्सीन नुकसान नहीं करती, आपको फायदा ही करेगी और आपका बचाव करेगी और उससे आपको आराम ही मिलेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर त्रिवेदी, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, जिस तरह की बात डॉक्टर संदीप कह रहे हैं कि लोग आगे आना नहीं चाहते हैं, लोगों के मन में बहुत सारी ऐसे सवाल हैं जिनको दूर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये हुई कि वैक्सीन को लेकर हमने अपने चैनल के माध्यम से बहुत प्रयास किया है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन उसके बाद अब जब वैक्सीन आ गई, रेमडेसिविर की यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितनी कारगर होगी रेमडेसिविर वैक्सीन। कोविशील्ड की बात हो रही है, कोवैक्सीन की बात हो रही है, अपने दर्शकों को मैं यही समझाना चाहूँगी कि कितनी कारगर होगी, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि क्यों नहीं मिल पा रही है और कैसे उसके लिए रणनीति होनी चाहिए। जी डॉक्टर शंकुल द्विवेदी। रेमडेसिविर का है, ये एक ऐसी दवाई है, एंटीवायरल दवाई है जो कोरोना के मॉडरेट और सीवियर मरीजों में इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी जो साइंटिफिक स्टडी है उसमें जो इसका एफिकेसी है टुवर्ड्स कोरोना डिजीज, वो इसका मॉर्टेलिटी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि वो मॉर्टेलिटी रोकेगी, लेकिन वो मीन हॉस्पिटलाइजेशन जो है डेज हैं उसको रिड्यूस करती है, ऐसा जरूर कुछ केसेस में पाया गया है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे फिजिशियंस हैं, कई ऐसे अस्पताल हैं जो इसको इनडिस्क्रिमिनेटली एक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जिससे जिन मरीजों को वाकई में जरूरत है उन्हें नहीं मिल पा रही है और मार्केट में कैसी शॉर्टेज क्रिएट हो रही है जिससे एक कालाबाजारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये बात हो गई रेमडेसिविर की, जो कि मॉडरेट और सीवियर केसेस में एफिकेशियस है, ओनली सिर्फ उनका हॉस्पिटल का जो ड्यूरेशन है एडमिशन का वो कम करती है। दूसरी बात आती है कोविशील्ड और कोवैक्सीन में। सबसे पहली बात इस चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं, हम डॉक्टरों की आप सबसे अपील है कि जो भी वैक्सीन आपके निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पर उपलब्ध हो उसको जरूर लें, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। जैसा आज हम देख पा रहे हैं कि जितने लोगों को वैक्सीन के सेकेंड डोज लगने के बाद कोरोना हुआ है वो आज उतने सीरियस नहीं है, उतने सीवियर नहीं है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की कम जरूरत लग रही है। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम और आप और डॉक्टर और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से जितने लोगों को प्रेरित कर सकें कि आप वैक्सीनेशन करें। और इसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली के जो जितने डॉक्टर्स अभी 200-250 डॉक्टर्स पॉजिटिव आए हैं, आज उनमें से बहुत कम लोगों को 95% लोगों को एडमिशन की जरूरत नहीं है, वो लोग सीवियर नहीं है या बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो इस चीज को हमें आपको सभी को दर्शकों को समझना है कि किसी भी प्रकार की आप इसमें भ्रम ना पालें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ कॉलर लखनऊ से रमेश जुड़े हुए हैं, उससे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी रमेश जी, संपर्क हमारा टूट गया। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैलाश एंड झांसी से। जी कैलाश जी, क्या कहना चाहते हैं आप?
मैडम, हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि 1 साल से कोरोना जैसी महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं और सरकार भरकस प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है, लेकिन गलतियां हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम लोग खुले में घूम रहे हैं और हम सारा दोष सरकार पे मर देते हैं। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम मास्क लगाएं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का वो करें, मुकाबला करें। कोरोना से हमें कैसे मुकाबला करना है, आज भी अगर नाइट कर्फ्यू लग जाता है या डे में कर्फ्यू लग जाता है तो लोग कहते हैं या विपक्षी कहते हैं कि देखिए कर्फ्यू लगा दिया। अगर नहीं लगाया तो कहते क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं। आज भी मैं अपने मोहल्ले में देख रहा हूँ, लोग खुलेआम घूम रहे हैं। 35 घंटे का जो कर्फ्यू लगा हुआ है, सरकार ने जो एक एक्शन लिया है, उठाया है ये मुद्दा कि अगर कोरोना से अगर लड़ना है तो दूरी बना के रखना है, मास्क भी जरूरी है, वैक्सीन भी जरूरी है। वैक्सीन हमारे इधर लग रही है, झांसी पुलिया नंबर 9 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। अंकुर जी बरेली से अगले कॉलर हमारे साथ है। जी अंकुर जी, क्या कहना चाहते हैं? अभी एक साहब बोल रहे थे कि मास्क भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन भी जरूरी है और कुंभ भी जरूरी है। ये सरकार को देखना चाहिए ना। जी बिल्कुल, इसके लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। कुंभ को भी समाप्त करने के लिए गुजारिश हो चुकी है, बहुत सारे अखाड़ों ने समाप्ति कर भी दी है, तो उस पर भी बात हो रही है। फिलहाल हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ूंगी मैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत शर्मा भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं विनीत जी, पेशेंट खुद कह रहा है कि उसे घर जाने दिया जाए और उसके बाद भी एक तरह से उसे बंधक बनाकर रखा गया है। जब पेशेंट का खुद का मन है कि वो हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाहता है, तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि पेशेंट की इच्छा की कद्र करनी चाहिए। यदि वो कह रहा है कि वो घर पे ज़्यादा अच्छा महसूस करेगा, तो हमने क्यों बंधक बनाकर रखा है? क्या कहना है आपका? प्रियंका, हम लोग शुरुआती समय में शायद थोड़ा मुद्दे से भटक गए, क्योंकि हमारा मुद्दा आज वैक्सीनेशन का नहीं है, हमारा मुद्दा रेमडेसिवियर का नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जो लोग अब सड़कों पे मर रहे हैं, जैसे लखनऊ की डीएम ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि लोग सड़कों पे मरना शुरू हो गए हैं, तो हमारा मुद्दा ये था कि वीआईपी कल्चर में आम इंसान मर रहा है और वीआईपी लोगों को इलाज मिल रहा है आसानी से। सवाल यही है कि वैक्सीनेशन की जो बात है 45+ की उम्रदराज लोगों को है। मरने वालों का आंकड़ा देखिए, 35 साल के लोग मर रहे हैं, 28 साल के लोग दम तोड़ रहे हैं, 38 साल के लोग दम तोड़ रहे हैं, तो इन्हें वैक्सीनेशन का फायदा कहां मिलने वाला है? इनका तो वैक्सीनेशन वैसे भी नहीं होना है, क्योंकि सरकार ने तो उम्र की सीमा 45+ रखी हुई है, तो वैक्सीनेशन की तो कहीं बात ही नहीं आती है। दूसरी बात आती है, शहरों में ऑक्सीजन ही नहीं है, शहरों में इलाज ही मैसर नहीं हो रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। आप कानपुर शहर की हम बात कर रहे हैं, चिताएं देखिए कैसे धधक रही हैं, एक एक इंच पे 2-2 चिताएं लगी हुई हैं, आंकड़ों में 6 मौतें दिख रही हैं, लेकिन चिताएं बता रही हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। कानपुर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। एक स्टोरी हिंदुस्तान में आज छपी हुई थी, हम उसे पढ़ रहे थे कि जाजमऊ इलाके में एक महिला के पति की डेथ हो जाती है बाथरूम के अंदर, और 2 दिन बाद एम्बुलेंस पहुंचती है उसकी लाश उठाने के लिए। 200 कॉल वो महिला हेल्पलाइन पे करती है, लेकिन हेल्पलाइन पे ना कोई नंबर उठाता है, ना कोई इसका जवाब देता है। सवाल सिस्टम की लाचारी का है, सवाल सिस्टम धड़ाम हो चुका है। ना ऑक्सीजन आपको मिलने वाली है, ना अस्पतालों में आपके पास बेड बचे हुए हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है, तो जो आम मरीज है वो कहां जाएंगे? ओपीडी सिस्टम आपने बंद कर दिया है, यानी बिना किसी प्लानिंग के कानपुर के जिला प्रशासन ने जिस तरीके से प्लान धरातल पर उतारने की कोशिश की है, वो पूरी तरह से कहीं फेल नजर आ रहा है। मरीज अपने मुंह से हकीकत काशीराम हॉस्पिटल की बयां कर रहा है कि मैं यहां मर जाऊंगा, मुझे घर जाने दिया जाए, क्योंकि यहां इलाज ही नहीं मिल रहा है, यहां ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, यहां दवाइयां नहीं है, तो हॉस्पिटल में रखने का फायदा क्या है? आखिर हमारा मुद्दा वैक्सीनेशन नहीं है। वैक्सीनेशन तो 45+ वालों को लग रही है ना, कि जो गंभीर बीमारी से होगी तो वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे, लेकिन 45 के नीचे जो आंकड़ा आ रहा है, जो कि सरकारी आंकड़े, आईसीएमआर भी कह रहा है कि इस बार युवाओं को कोरोना सबसे ज्यादा घेर रहा है। यानी आप अगर 20 साल के हैं तो कोरोना से आप मर जाएंगे, 25 साल के हैं कोरोना से आप मर जाएंगे, 32 साल के हैं आप कोरोना से मर जाएंगे, तो आपका तो वैक्सीनेशन वैसे भी नहीं होने वाला है। तो आपके इलाज के इंतजाम के क्या है? इलाज ऑक्सीजन के नाम पे आपको खाली सिलेंडर मिल रहा है, 40,000 रुपए में आप ब्लैक में सिलेंडर खरीद लीजिए, वो भी आपको 6 घंटे चलने वाला है। उसमें भी आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अस्पतालों में बेड फुल है। कानपुर की एक तस्वीर हमने आपको और दिखाई, जिसमें आप देख रहे हैं कि कोविड मरीज को लेकर के उसके परिजन पहुंचते हैं हैलट हॉस्पिटल इमरजेंसी में, और वहां आपको क्या मिलता है? मारते मारते मार डालेंगे, जूनियर डॉक्टर वहां कह रहे हैं, और वहां स्ट्रेचर पे ही लाश पड़ी हुई है। आप देखिए कि जो तीमारदार है वो इलाज के लिए गुजारिश कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सीनियर डॉक्टरों से ये शिकायत कर दी कि हमारे मरीज को देखा ही नहीं जा रहा है, और बस इस शिकायत करने की वजह से ही जूनियर डॉक्टरों ने लात घूंसे जूतों से उनको पीटना शुरू कर दिया और कहा कि मारते मारते मार डालेंगे, मार तो बाद में डालेंगे, मरीज तो वहीं स्टेज पे। जी यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, सबसे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद शंकुल जी आपके पास भी आऊंगी। जी कृष्णा जी, क्या कहना चाहते हैं आप?
सर मैडम मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से प्लीज ये कहना चाहता हूँ कि श्री योगी जी से, माननीय मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि लॉकडाउन का वास्तव में अब समय है, अब लॉकडाउन लगा दीजिए, लाशों पर पॉलिटिक्स मत करिए, ये चैनल पे ये डिबेट मत दिखाइए, ये सिलेंडर नहीं है कि ये नहीं है कि वो नहीं है, ये वक्त नहीं है, ये जनता को बचाने का समय है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर अनुराग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनुराग जी। मेरा नाम अनुराग पांडे है और मैं कल लखनऊ में था, बलरामपुर हॉस्पिटल में। वहाँ पे जो है जो कर्मचारी है वहाँ के लोगों जो क्या उसका पेशेंट है, उनसे जो है रिश्वत मांगते हुए दिखे। जी रिश्वत मांग रहे थे। जी इन्हीं की हम बात करें। फिलहाल हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के सवालों की हम बात करें। शंकुल जी, हमारे दर्शकों ने हम जो खबर दिखा रहे थे, जो जानकारी हमने दिखाई है, उसकी पुष्टि तो हमारे कई दर्शकों ने भी की है। यहाँ रिश्वत की बात आई है। उसके बाद एक खबर आज सुबह मैंने पढ़ी थी कि अस्पताल में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर पे है महिला, उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह की जब चीजें आती हैं, बताइए क्या कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर जिस तरह से अस्पतालों में मरीजों के साथ बर्ताव किया जा रहा है? बहुत ही निंदनीय स्थिति है जिस तरह की खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं। और आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वीआईपी कल्चर को लेके, इसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि आज के इस पूरे कोरोना वॉर अगर माने इसको, तो अग्रिम पंक्ति पर जो खड़े होकर हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर सीनियर डॉक्टर्स के साथ चल रहे हैं, वो है रेसिडेंट डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स। लेकिन आज इतनी दयावान स्थिति आ चुकी है कि इन डॉक्टरों को वीआईपी कल्चर का शिकार होना पड़ रहा है। इनको अगर कहीं पर टेस्टिंग के लिए जाना है तो वहां पर उन्हें कई घंटों खड़े रखा जा रहा है। उन्हें अगर कहीं बेड चाहिए तो वो बेड उपलब्ध होने में बहुत समय लग रहा है या नहीं भी मिल रहा है कई डॉक्टरों को, ऐसा हमने देखा भी है। और इस पूरे मुद्दे को जो है हमारे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया, यहाँ पर आप डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं और जो डॉक्टर खुद तीमारदारों के साथ, जो जूनियर डॉक्टर हैं जो खुद तीमारदारों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि उन पर हाथापाई भी हो रही है, उन पर लात घूसों का भी प्रयोग हो रहा है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर वो खुद सिस्टम का शिकार है तो वो जो कमी खुद महसूस कर रहे हैं, वो वही काम क्यों मरीजों के साथ कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। ये कोई किसी एक संस्थान को लेकर नहीं है, ये एक ऐसी समस्या, एक देशव्यापी समस्या है जिसमें हम डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स सफर कर रहे हैं, जहां पे हमें बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। कल की बात है, आरएमएल के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनीष जांगड़ा, और उनको इससे सफर करना पड़ा। लेकिन ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया देखा जा रहा है। इसको सिर्फ एक अस्पताल से जोड़ के ना देखें। इस मुद्दे पर हमारी जो फाइमा है, हमारे फाइमा के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर राकेश बागड़ी सर, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अमरनाथ और जनरल सेक्रेटरी शुभंकर दत्ता, इन्होंने एक पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस बात से अवगत कराया। और उसके बाद कई ऐसे डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंक्लूडिंग सबसे बड़े एसोसिएशन डॉक्टर्स का जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और उसके बाद डीएमए, फोर्डा और एम्स ऋषिकेश का आरडीए, और बहुत सारे लोग हमारे सपोर्ट में आए हैं। ये जो हमने एक मुहिम वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट शुरू करी है, जिसको एक हम पूरे सिस्टम को, हमें जो है इसमें सबसे ज्यादा शिकार जो हो रहे हैं वो एक जूनियर डॉक्टर्स है, सीनियर डॉक्टर्स भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो इसके लिए इस चैनल के माध्यम से हमारा आग्रह है कि हमारी आवाज जो है उचित प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई जाए कि इस कल्चर को एंड होना पड़ेगा। और जो इससे क्या है कि आज के जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनको जो बिस्तर की उपलब्धता है उसके लिए कितनी डिफिकल्टी, ये आप सोचिए। तो आप आम जनता की बात तो सोच ही सकते हैं। ये आवाज जो हमारे फाइमा ने डॉक्टर राकेश बागड़ी के नेतृत्व में उठाई है, ये मात्र सिर्फ डॉक्टरों के हित के लिए नहीं है, ये आम जनता के सुविधा को देखते हुए भी उठाई गई है। यदि डॉक्टर आज इतना लाचार है, इतना विवश है कि उसे आप जो है कि एक बेड दिलवाने में इतना समय लग सकता है, उसे ऑक्सीजन की कमी के कारण जूझना पड़ सकता है घंटों, तो आप सोच सकते हैं उससे लाइन में खड़े होकर घंटों अपने सैंपल। शंकुल जी, यहाँ मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो आपसे सवाल लूंगी। विनीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर अदा करना चाहूंगी और अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह अस्पतालों में एक वीआईपी कल्चर चल रहा है, और उस वीआईपी कल्चर का शिकार ना केवल डॉक्टर हो रहे हैं बल्कि जूनियर डॉक्टर जो खुद मरीजों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जो आज की स्थिति में बेहद निंदनीय है। कैसे हमें इसको ठीक करना होगा और किस तरह का व्यवहार मरीजों के साथ करना चाहिए, उनके तीमारदारों के साथ, उनके परिजन के साथ करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 2, 4, कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम बात करेंगे कार्यक्रम सुबह बोलेगा में कानपुर में कोरोना के वीआईपी कल्चर को लेकर, और उसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप कटियार, कोविड एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर शंकुल द्विवेदी, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। MC मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। और जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, मैं अभी डॉक्टर्स की बात नहीं करना चाहूंगी। जिस तरह का व्यवहार जूनियर डॉक्टर ने मरीज के साथ, मरीज की तीमारदार के साथ किया है, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप इसे जस्टिफाई करते हैं, इस तरह के व्यवहार को आज की स्थिति में? इस तरह का व्यवहार को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, कभी भी किसी भी अवस्था में। आप ठीक है, मैं मानता हूं कि स्ट्रेस्ड आउट हैं डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसी को कवर करने के लिए हमने ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है, इसको समझना पड़ेगा। ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं तो इस प्रोफेशन में 50 वर्ष से हूँ लगभग, और ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है। देखिए, मैं एक उदाहरण दूंगा। एक हमारे एम्स की इमरजेंसी में एक बार माफ कीजिएगा, एक एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं भी शेयर करना चाहूंगी। हर बार ऐसा होता है कि जब आप किसी बड़े हॉस्पिटल जाते हैं तो सीनियर डॉक्टर तो काफी अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन जो जूनियर डॉक्टर होते हैं उनका रवैया ज्यादातर खराब पाया जाता है। यहाँ पर कमी कहाँ रह जाती है? जब एजुकेशन दी जाती है तो क्या डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि पेशेंट से कैसे बात करनी है? तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। जी, बात पूरी कीजिए। 2 बार वही बात बार बार बोल गए, अब या तो बोलने दीजिए, फिर अगर मुझे बुलाया है तो सुनिए मेरी बात। जी, आपको समय दे रही हूँ, आप अपनी बात पूरी करें। दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, अपने बैठे डॉक्टर द्विवेदी और डॉक्टर संदीप बोल देंगे। समय दे रही हूँ, आप अपना बात पूरी करें। आपको अपने एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ, आप अपनी बात रखें, अपनी बात रखें। आप रखने दीजिए, अब आप मेरे को बोलने दीजिए, टोकिएगा नहीं। तो देखिए, एक बार हमारी इमरजेंसी में एक केस हुआ जिसमें किसी की मदर थी जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, और वो डॉक्टर साहब जो थे सीनियर रेजिडेंट, वो टेलीफोन पे हंस के बात कर रहे थे। मरीज के रिलेटिव ने इस बात पे थोड़ा सा उनको डांटा या जो भी कहा सुनी हुई, और आरडीए हमारी आ गई एम्स की कि हम हड़ताल करेंगे। तो मैंने कहा मैं आपकी बात को नहीं मानता, मैं पहले सीसीटीवी फुटेज देखूंगा। हमने इंक्वायरी करी, सीसीटीवी फुटेज में जो बात थी वो निकल के आई कि अब किसी की माँ का कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, डॉक्टर साहब हंस के फोन पे बात कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको एम्पैथी दिखानी पड़ेगी, कंपैशन दिखाना पड़ेगा मरीज के अटेंडेंट के साथ। किसी की माँ है जो मर रही है वहां पे, ये जो कंपैशन और एम्पैथी है, ये हमारे समाज में बहुत काफी हद तक एब्सेंट है। ये हम दूसरे का दर्द नहीं समझते हैं, हम केवल अपना दर्द समझते हैं कि हमारी क्या समस्या है, हम दूसरे का दर्द नहीं समझते। और जब वो बात सामने आई, आरडीए ने अपना प्रस्ताव स्ट्राइक का वापस लिया और इंक्वायरी हुई और उनको रेप्रिमेंड किया गया। और ये कम्युनिकेशन गैप होता है जिसमें जूनियर डॉक्टर काम करते हैं, खूब काम करते हैं, मेहनत करते हैं। वो हमें चाहिए क्या, सीनियर डॉक्टर्स को इमरजेंसी में लगाना है जिससे वो मरीज के अटेंडेंट से बात करें। जूनियर डॉक्टर्स काम करते हैं, नर्सेज काम करती हैं। तो मैंने फिर उस समय बनाया कि इमरजेंसी केयर कोऑर्डिनेटर, एक हम नर्स, सीनियर नर्स और एक फैकल्टी को हम राउंड द क्लॉक रखेंगे,
और जब हमने ये किया उसके बाद इस तरह की समस्याएं कम हो गई। तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और हम तो इस प्रोफेशन में मुझे मालूम है कि ये जूनियर डॉक्टर एक्सपीरियंस उनका लिमिटेड होता है, वो नहीं उनको पता है कैसे बात करनी है, कैसे करना, वो काम कर सकते हैं अपना, लेकिन वो इन सब बाकी चीजों में नहीं पड़ते। अब वीआईपी का भी जो बात है, कोई वीआईपी कल्चर भारत में आज नहीं है, ये 70 साल से वीआईपी कल्चर है। इसको मैं तो बधाई दूंगा डॉक्टर शंकुल को अगर ये लोग हटा सके इस कल्चर को। और मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि सिस्टम एक होना चाहिए जो सबके लिए काम करे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सिस्टम नहीं काम करता है, इसलिए वीआईपी कल्चर होता है। अदरवाइज जैसे मैंने एम्स में भी ये कहा कि हमारी इमरजेंसी में हम दो तरह का नहीं रखेंगे, एक ही रखेंगे और एफिशिएंटली काम करेंगे। तो उसके लिए हमें फिर रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर चाहिए, सारे रिसोर्सेज चाहिए, उतने उपलब्ध नहीं होते सारे अस्पतालों में। एम्स में तो फिर भी मिल जाते हैं और फिर भी दिक्कतें आती हैं वहां पे, लेकिन बाकी जीएसबीएम का ले लीजिए आप, केजीएमयू का ले लीजिए आप, या और कहीं का ले लीजिए, न तो इतने डॉक्टर्स हैं, न इतनी नर्सेज हैं, उसी सीमित स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, 24-24 घंटे लोग ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों को कोविड हो रहा है, परिवार से नहीं मिल पा रहे, कोई इस दिशा में सोचता नहीं है। तो ये इससे सिस्टमिक प्रॉब्लम है, इसका यहाँ टेलीविजन पे बैठ के इलाज नहीं हो सकता। इसका इलाज सबको मिल के बैठ के करना पड़ेगा। और स्वास्थ्य पर जो खर्चा चाहिए वो खर्चा सरकारों को लगाना पड़ेगा। यूपी में मैं यूपी से पढ़ा हूँ, मुझे मालूम है यूपी में 20-20 साल फैकल्टी के अपॉइंटमेंट नहीं होते, सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट नहीं है वहां पे, एक जने से एक डिपार्टमेंट चलता है मेडिकल कॉलेज का। क्या बात, मुझे तो पता है सब कुछ हेल्थ केयर के बारे में। ये इतनी बड़ी समस्या है जिसको हम यहाँ बैठ के नीत इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, अब आप क्रिमेशन ग्राउंड पे जाके देख लीजिए क्या व्यवस्था है, लकड़ी खत्म हो रही है, चिताएं जल रही हैं। तो इसका ये सवाल, ये पैंडेमिक है, अपनी जिसको आप एकदम से नहीं सुलझा सकते। इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा कि अगर कभी दोबारा हो, और इसमें मैं दोष दूंगा, प्रशासन को भी दोष दूंगा कि हमने पहले 1 साल में जो सीखा उसका हमने कोई उपयोग नहीं किया अभी आके इस वाली लहर में। क्योंकि अगर हम कर लेते तो तैयार रहते तो शायद केसेस इतने नहीं बढ़ते। और लोगों की भी लापरवाही है, लोगों को हम उससे अलग नहीं कर सकते। सभी लोगों की लापरवाही है जो प्रिकॉशन नहीं ले रहे, जा रहे हैं बराबर रेस्टोरेंट खाना खा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे कोविड है ही नहीं। फिर नेचुरली फिर अगर संख्या ज्यादा है, मैंने शुरू में आपके उसमें कहा था छोटा परिवार सुखी परिवार, जब लोग इतने हैं, रिसोर्सेज कम हैं, तो नेचुरली प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा उसको। और फिर उसमें कुछ लोग मिश्रा जी माफ कीजिएगा, देखिए जो कल हो गया उस पर तो हम रोना ज्यादा दिनों तक नहीं रो सकते, जो बीत गया उसकी बात हम कब तक करते रहेंगे। आज जो हमारे सामने वर्तमान खड़ा है, हमें आज की सिचुएशन के हिसाब से ये देखना होगा कि आज के लिए हमारे देश में बेहतर क्या हो सकता है। कल जो हो रहा था, कल जो होगा उसके बारे में हम फिर कभी सोच लेंगे। आज स्थिति ऐसी नहीं है। आपातकाल की जब हम बात कर रहे हैं तो आज आपातकाल जैसी ही स्थिति है, ये स्थिति बार बार नहीं आने वाली है। आज हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम अपने देश के जो लोग हैं, देश का जो नागरिक है, देश के जो मरीज हैं, उन्हें क्या क्या करके बचा सकते हैं, उसके लिए प्रयास, जैसा कि आप बता रहे हैं कि शंकुल जी ने प्रयास किया है, ये प्रयास यकीनन होना चाहिए। और जहां जहां कमी है वहां प्रयास होना चाहिए। जब स्थिति बिगड़ती है और जब किसी की जान पर बनाती है तो सबसे पहले परिवार के लोग भी ये सोच रहे हैं कि उनके पास पैसे बचे या ना बचे, उनका घर बचे या ना बचे, जमीन बचे या ना बचे, सबसे पहले जान बचाई जाए। तो जब एक गरीब आदमी ये सोच सकता है तो क्या हम देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए ऐसा कुछ नहीं सोच सकते? जी मिश्रा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। आपने जो कहा है वही मैं भी कह रहा हूँ कि सिस्टम हमारा एक ही होना चाहिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, ना पैसे। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, अमीर तो वहां चले ही जा रहा है, वहां भर्ती हो रहा है वो जाके, वो गवर्नमेंट में नहीं लाइन लगा रहा आके। लेकिन आप देखिए, एक फ्रेज बहुत कॉमन यूज होती है भारत में कि हमारा 80% जो हेल्थ केयर है वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है, 20% सरकारी क्षेत्र प्रोवाइड करता है। मैं इसको हमेशा कहता हूं ये अधूरा सेंटेंस है। 80% जो हेल्थ केयर है वो 10% लोगों के लिए है देश के। जो हमारा 10% या 20% जो ढांचा है वो 80% आबादी के लिए है, इसलिए ये चरमरा रहा है और कोई इसमें वजह नहीं है। अगर आप इसी को उलट कर दे तो ठीक हो जाएगा। और इस कोविड में मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि निजी क्षेत्र ने भी सरकारी क्षेत्र के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है और कर रहे हैं। आज सारे हॉस्पिटल में, शारदा हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा में, वहां जाता हूँ,
पूरे बेड फुल है, वहां पे आईसीयू भी फुल है, कोई जनरल बेड खाली नहीं है। 3-4 लोगों की रिक्वेस्ट आई है आज और बेड नहीं मिल रहा है वहां पे। इसी प्रकार से कमोवेश सारे सरकारी अस्पतालों की हालत है, सारे निजी क्षेत्र के अस्पतालों की हालत है, चाहे दिल्ली ले लें, यूपी ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, मुंबई ले लें, चेन्नई ले लें, सब जगह यही हालत है। तो जब आपकी डिमांड ज्यादा होगी और उतना साधन नहीं होगा तो ये समस्या आएगी ही, इसको कोई नहीं रोक सकता। और इसको रोका जा सकता है तो एक सर्जिकल स्ट्राइक करके 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का सरकार को अब गंभीरता से सोचना पड़ेगा, लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा, जितना भी अनप्लेजेंट डिसीजन हो। और अब तो 65% लोग कह रहे हैं कि लगा दीजिए, बिल्कुल उसी से रुकेगा ये। जी बिल्कुल कह रहे हैं आप। मिश्रा जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, संदीप जी आप भी रहिएगा और शकुल जी आप भी रहिएगा। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। सिर्फ 30 घंटे की ऑक्सीजन बची है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम का ये कहना है स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया का बयान है ये। केंद्र को लिख रहे हैं मदद की उम्मीद के लिए पत्र। ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई तो स्थिति हो सकती है खराब। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन बची है। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है ऑक्सीजन को लेकर, आपको वो भी सुना देते हैं। अभी मैंने हॉस्पिटल से 1 घंटे पहले जानकारी मांगी थी, तो 3 घंटे से लेके 30 घंटे या 32 घंटे तक में अलग अलग समय पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन उनके पास में स्टॉक में है। अगर तुरंत उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई और जिस तरह से पेशेंट्स बढ़े हैं और पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो अगर उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई तो स्थिति बहुत क्रिटिकल हो सकती है। कई बेड्स उनको बंद करने पड़ सकते हैं। तो ये थे दिल्ली से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो कि बात कर रहे थे कि सिर्फ 30 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और यहाँ पर सवाल यही होता है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन कम संसाधन में हम और क्या कर सकते। आज तो हम संसाधन की बात कर ही नहीं रहे, इंजेक्शन की भी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या हम इन कम संसाधन में, क्या हम ऐसी स्थिति में मरीजों के साथ केवल अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। क्योंकि जहां पर डॉक्टर्स की भाषा में कहा जाता है कि जहां पर दवा काम नहीं आती है वहां पर दुआ काम आती है। यदि दवा नहीं है हमारे पास तो कम से कम हम दुआ की बात तो कर ही सकते हैं अपने मरीजों के लिए। इसी को चर्चा को लेकर मैं एक बार फिर से वापस लौटूंगी। हमारे साथ MC मिश्र जी भी हैं, संदीप कटियार जी भी हैं, शंकुल द्विवेदी जी भी हैं। शंकुल जी, सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी। आपने अच्छा कदम उठाया है, यहाँ पर कोशिश जो आपने की है, उम्मीद करते हैं कि वो कोशिश कहीं ना कहीं कारगर हो। लेकिन उसके बाद दूसरी बात जो ये आती है, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि आज हमारे पास संसाधन नहीं है। डॉक्टर्स की ही जबान होती है कि जहाँ पर दवा नहीं होती है वहाँ पर दुआ काम आती है। क्या हम सबसे पहले मरीजों से अच्छा व्यवहार करने का संकल्प ले सकते हैं? बिल्कुल। एक पढ़े लिखे समाज का सबसे बड़ा पर्याय ये होता है कि उसके अंदर एक विनम्रता नाम की चीज होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं कि डॉक्टर्स ने वायलेंस किया है तो ये उसकी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि हमारा ऐसा उद्देश्य कभी नहीं है। आपके पास आऊंगी जी। शंकुल जी अपनी बात खत्म करें आप पहले। कि मैं निंदा करूंगा, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ताली है वो दोनों ओर से बजती है। तो कहीं ना कहीं आज इस बात को आपको देखना पड़ेगा कि डॉक्टर्स आज किस दौर से गुजर रहे हैं। ये हमारे 1984 के बाद आज जो सिचुएशन और जो चीजें हमारे सामने हैं किसी हेल्थ इमरजेंसी से कम नहीं है। तो आज जो डॉक्टर्स हैं वो अपना बेस्ट देने के लिए, सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर हैं। और आप देख रहे हैं कि एक PPE किट के अंदर इतनी भीषण गर्मी में, उसके बाद से कई लोग ऐसे होते हैं, हमारी जो महिला डॉक्टर हैं उनके कुछ ऐसे चीजें हैं, तो उसके बाद भी वो जूझ कर हम लोग की सहायता के लिए कार्यरत रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 6-6 घंटे 7-7 घंटे हमें भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है और इस तरह से, लेकिन हम लोग आज अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए लगे हैं, जूनियर डॉक्टर जो देश के हैं। तो हम इस संवेदनशीलता के साथ दोनों तरफ से कदम बढ़ने चाहिए और इन ऐसे मुद्दों पे जो संवेदनशील मुद्दे हैं दोनों ओर से एक प्रयास होना चाहिए कि हम ऐसे समाज में रहें कि जहां शंकुल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले साल हमने सैल्यूट किया, हमने आपके लिए थालियां भी बजाई, जो कुछ हम कर सकते थे, हमने फूल भी बरसाए आपके ऊपर। जो हम कर सकते थे वो हम करना चाहते हैं। मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पर यही है कि यदि अच्छा होगा
तो हम हाथ जोड़कर आपको सैल्यूट करेंगे, लेकिन यदि कहीं पर कमी है तो वो भी हमारा काम है उजागर करना, क्योंकि कमी यदि कहीं इक्का दुक्का केसेस में होती है तो उसे तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन जब कमी एक बड़ी पिक्चर में आती है तो वहां पर उसे देखना और उसे सुधारना उस वक्त की नजाकत हो जाती है। और इसको मैं अपील भी करता हूं सभी से कि लेकिन एक बात हमें भी देखना चाहिए कि आज आपने मीडिया के माध्यम से लगातार पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं कि डॉक्टरों के ऊपर किस तरह से वायलेंस की एक्टिविटीज भी सामने आई हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, चाहे वो कल महिला डॉक्टर पर अटैक हुआ हो जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली में, या फिर कहीं और गाली दी गई हो, भोपाल की बात करें जेपी अस्पताल में एक सीनियर डॉक्टर से बदतमीजी की गई हो। डॉक्टर शंकुल जी माफ कीजिएगा, कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ हैं, उनको भी ले लेते हैं। मांगे हैं लंबे समय से कि डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट वो लाना चाहिए, सिर्फ एपिडेमिक डिजीज एक्ट में लाकर एक संशोधन करके आप उस एक लंबी समस्या का सिर्फ एक छोटा समाधान कर रहे हैं, वो एक उचित कदम नहीं है। एक सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है हमारी डॉक्टर्स की, वो उस पर भी ध्यान देना चाहिए और हम सबको एक विनम्रता पूर्व और दोनों तरफ से एक प्रयास करके एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिसमें इस पूरे इमरजेंसी के दौरान हम लोग एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करके सभी मरीजों को उचित इलाज दे करके और उनकी तरफ से भी डॉक्टरों के लिए उचित जो है रिस्पेक्ट रहे, ऐसा एक हमारी तरफ से दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आऊंगी। अजय देहरादून से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, सबसे पहले उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी अजय जी। मैडम मेरा संदीप जी से एक सवाल है जी कि जो ये जो हर जगह कोविड टेस्ट हो रहे हैं, ये मेरा भी उन्होंने एक आज टेस्ट हुआ था, तो उन्होंने करके दिया मुझे टेस्ट, तो एक पर्चे में उन्होंने एक मोर मारी और अपना डेट लिखी और एक जो व्हाइट पेपर होता है वो दे दिया मेरे हाथ में। तो वो इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कितने दिन चलेगा मेरा, अगर वो मैं ट्रेवल करता हूँ तो कितने दिन चल सकता है? जी बिल्कुल, आपका सवाल मैं जरूर ले लूंगी यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हुए हैं हापुड़ से मनीष, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी मनीष जी, अपना सवाल रखें, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय अमित शाह जी जो रैली कर रहे हैं, क्या उससे कोरोना नहीं बढ़ रहा है? शर्म आनी चाहिए। जी जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बता दें आप। के कुमार बोल रहा हूँ मैं। जी अपनी बात रखें, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम ये सारे कोरोना से ही मर रहे हैं, और जो कोरोना से पहले जो मरते थे वो बंदे नहीं जोड़ते हैं आप लोग? हेलो जी, ये सारे कोरोना से मर रहे हैं क्या मैम? जी बिल्कुल, इस बारे में जानकारी हम कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे हैं आपको, और जितनी अपडेट हमारे पास आएगी आप तक पहुंचाएंगे। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आना चाहूँगी मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूँगी। एमसी मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बोला था कि आप जो कहना चाह रहे हैं उसके लिए आपको मौका दिया जाएगा। जी मिश्रा जी, यहाँ पर जब दोनों पिक्चर्स की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक कहना है कि कहीं पर डॉक्टर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है तो कहीं पर डॉक्टर खुद अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। यहाँ तस्वीर को बड़े नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, और इस समय का समय ये कहता है कि दोनों को ही एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा और स्थिति को संभालने के लिए प्रयास करना होगा। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, डॉक्टर शंकुल से मैं सहमत हूँ पूरी तौर से कि इसमें देखिए दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा वो आता है एक प्रोवोकेशन, क्योंकि पेशेंट जब एक गंभीर मरीज को लेके आता है रिलेटिव, तो उसकी हमेशा ये आशा होती है कि ये ठीक हो जाएगा। अब ये भोपाल का जो किस्सा था वो यही था कि वो अपने रिश्तेदार को लेके आए, इतनी गंभीर उसमें लेके आए, उन्होंने जो कुछ कर सकते थे किया, उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु तो डॉक्टर के हाथ में नहीं है, मृत्यु होना ना होना तो भगवान के हाथ में है। तो अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हैं तो फिर आप ये उसको कर सकते, उसमें विश्वास करिए। तो फिर उन डॉक्टर साहब इतने फ्रस्ट्रेट हुए, उन्होंने रिजाइन कर दिया फिर उससे। तो ये इस तरह की बात, और उसमें एक पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व थे उसमें, तो वही वीआईपी बात हो गई सारी, वीआईपी कल्चर। क्या वीआईपी के सारे मरीज बचेंगे? ऐसा होता नहीं है, मृत्यु तो सबको आती है, अगर गंभीर है तो गंभीर है मरीज। और ये काफी संख्या में हम देखते हैं, कुछ छोटी जगहों पे नर्सिंग होम्स में ये डॉक्टर्स से एक्सटॉर्शन के लिए करते हैं लोग कि वहां से पैसे ले लें कुछ डॉक्टर साहब से। बड़े हॉस्पिटल्स में वो मारपीट करते हैं या तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कल्चर है भारत में, और इसके खिलाफ हमारी जो डॉक्टर एसोसिएशन है काफी इस पे वो करे हैं, और उस पर कुछ नियम भी बनाए थे, डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में कुछ हुआ था। लेकिन
देखिए ये ह्यूमन प्रॉब्लम है, ह्यूमन फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं, इमोशनली चार्ज्ड है। अब डॉक्टर वहां काम कर रहा है, जूनियर डॉक्टर है, वो देखिए गरम, वो भी यंग है, और जो रिलेटिव आ रहे हैं उसको लगता है ये अनरीजनेबल बात कर रहे हैं, तो वो भी एकदम से प्रोवोकेट हो जाता है। उस समय कूल रहने की जरूरत है, वहीं पे एक सीनियर आदमी की आवश्यकता है। इमरजेंसी में खासतौर से मैंने इसीलिए एम्स की इमरजेंसी में कहा था एक फैकल्टी राउंड द क्लॉक रहेगा वहां पे, जिससे पेशेंट के रिलेटिव से वो फैकल्टी ठीक से बैठ के एक गिलास पानी दे के अच्छे से बात करे। यंग डॉक्टर्स हमारे मेहनत करते हैं, 24 घंटे काम करते रहते हैं, उनको आप काम करने दीजिए, नर्सेस को काम करने दीजिए, और ये बनाया जा सकता है। अब इसके लिए हमें फिर मैन पावर चाहिए, आप फैकल्टी पोस्ट क्रिएट करिए। अब आप देख लीजिए यूपी के कितने हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट है, कितनी फैकल्टी है उसमें। तो ये सिस्टमिक, मैंने कहा ना, ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है, ये लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, और ये आगे आने वाले समय में रिजॉल्व होंगे जैसे जैसे समय जाएगा। अब तो एनएमसी ने भी मैंडेट कर दिया है कि हर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के में एक इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्थापना करनी पड़ेगी 2022 तक, और इमरजेंसी केसेस को वही एक्सपर्ट देखेंगे जो इमरजेंसी में ट्रेंड है, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा इश्यू आता है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स मैंडेटरी कर दिया है, अब एनएमसी ने मैंडेटरी कर दिया है कि सारे जूनियर डॉक्टर्स को, नर्सेज को कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग होगी। तो वो कम्युनिकेशन का जो इश्यू है वो बहुत गैप है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, ये और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर थोड़ा सा यंग ब्लड होता है, वो भी प्रोवोकेट हो जाते हैं, तो वहीं पे एक सीनियर आदमी हो तो इमीडिएटली डाउस कर सकता है वो इमोशंस को, और डॉक्टर्स को कहे आप काम करिए, मैं इनसे बात कर लेता हूँ, और कुछ नहीं इसमें चाहिए। ये बेसिकली इसमें पैसा भी नहीं लगना, ये बिल्कुल ह्यूमन फैक्टर्स का इश्यू है जो हमें उसी तरह से इसको हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि जब पेशेंट एक सिक पेशेंट को लेके आता है रिलेटिव, तो वो इमोशनली चार्ज्ड है, वो डिस्टर्ब्ड है, मेरी माँ मर रही है, मेरे पिता मर रहे हैं, मेरा भाई मर रहा है, मेरी पत्नी मर रही है। तो ये उस समय हमें उनके इमोशन को भी समझना पड़ेगा डॉक्टर्स को, और उसमें सीनियर डॉक्टर अच्छे से समझ सकता है, यंग डॉक्टर उतना अच्छे से नहीं समझ सकता वो। और ये बात सारे देश दुनिया में है, ये यूके में भी है, वहां पे कम्युनिकेशन स्किल एग्जामिनेशन का हिस्सा है, उसमें पास होना पड़ता है। अगर वो पास नहीं होते हैं आप, तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। भारत में भी हम कह रहे हैं कि इस कम्युनिकेशन स्किल को मैंडेटरी किया जाए यंग डॉक्टर्स के लिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जितने घंटे होनी है वो उसको लगाए, कितने घंटे होनी है। तो ये जो सिस्टमिक इश्यूज हैं, ये सिस्टम में बदलाव के साथ ही बदले जा सकते हैं, और इसको किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता। दूसरे मैन पावर तो बढ़ानी ही पड़ेगी आपको, उतनी ही मैन पावर से आप पेंडेमिक को नहीं हैंडल कर सकते। सडनली ओवरनाइट डॉक्टर्स नहीं प्रोड्यूस किए जा सकते, नर्सेज नहीं प्रोड्यूस, 4-4.5 साल की ट्रेनिंग, 1 साल की इंटर्नशिप, पीजी 3 साल का 8 साल, तो 8 साल तो एक स्पेशलिस्ट को बनने में लगने ही है, 8.5 साल, उसको कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से नर्सिंग ट्रेनिंग है 4 साल की, फिर उसके बाद वो तैयार होती है। तो इसमें समस्या बड़ी सिस्टमिक है। हमने कभी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। भारत में 2% से कम हमारा बजट में एलोकेशन होता है। अगर आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस लगा दें 3%, 4%, तो 5-6% भारत में होता है। अमेरिका का हेल्थ केयर बजट है 18% जीडीपी का, पूरे यूरोप में 6 से 12% है भिन्न भिन्न देशों का। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को कितना साधन है, क्या है। तो इस एक्सीजेंसी में पिछले वर्ष आपने देखा जितने डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश थे, सब में रिसोर्सेज की कमी हुई, फिर हमको ट्रायज करना पड़ता है। अब ये नहीं है कि हर सिक पेशेंट आएगा वो भर्ती हो जाएगा, हमें उसमें देखना पड़ेगा कि सेल्वेजेबिलिटी किसकी है, कौन बच सकता है, पहले उसका इलाज करो, जो नहीं बच सकता उसका इलाज बाद में होगा। तो ये सब एक हार्ड डिसीजन है, किसी को ये ट्रायज क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कोविड में, लेकिन अब वही है, बनाया नहीं है, क्योंकि कोई इतना उम्मीद नहीं कर रहा था कि एकदम से केसेस इतने बढ़ जाएंगे और रातों रात इतने केसेस आना शुरू हो जाएंगे। अगर ये अंदाज होता तो एक ट्रायज क्राइटेरिया बना लेते। हमारी एक स्टूडेंट गई थी मैनचेस्टर में, पिछले वर्ष थी वो वहां पे कह रही थी, सर हर पेशेंट को आईसीयू में हम नहीं ले सकते क्योंकि इतना रिसोर्स नहीं है, इसलिए हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, छांटना पड़ता है कि किसको लें जिसमें सेल्वेजेबिलिटी हो। अब 90 साल का 95 साल का कोई व्यक्ति बहुत सिक है, उसको लेने का फायदा नहीं है। यंग आदमी है, उसको ले लीजिए अगर वो बच सकता है तो ये क्राइटेरिया हमको बनाने पड़ेंगे, भारत में भी बनाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। मिश्रा जी आपके पास वापस जरूर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। प्रदेश में 24 घंटे में 129 लोगों की मौत।
लखनऊ में 24 घंटे में 5,551 नए केस। 24 घंटे में 22 लोगों की हुई मृत्यु। प्रयागराज में 24 घंटे में 1711 नए मामले। 24 घंटे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है प्रयागराज में। कानपुर की यदि हम बात करते हैं तो 24 घंटे में 1839 मामले। 24 घंटे में 8 लोगों ने दम तोड़ा है। वाराणसी की बात कर लेते हैं। 24 घंटे में 2011 नए कोविड केस मिले हैं, जिनमें से 10 लोगों की मृत्यु हुई है 24 घंटे के अंदर। झांसी की बात करते हैं। 24 घंटे में 954 नए कोरोना केस। 24 घंटे में 2 लोगों की मृत्यु। आगरा में 24 घंटे में 440 नए कोरोना केस। इसके बाद 24 घंटे में 3 मरीजों की मृत्यु आगरा में भी हुई है। नोएडा की अब बात कर रहे थे। 24 घंटे में 700 नए कोरोना केस नोएडा के और 3 मरीजों की मौत यहां पर हुई है। तो एक बार फिर से इस खबर के बाद में चर्चा पे वापस मैं लौटूंगी और समय हमारे पास बिल्कुल कम है। फिलहाल शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अब मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बड़ी पिक्चर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से रखने के लिए। डॉक्टर संदीप कटियार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। और साथ ही साथ डॉक्टर शंकुल द्विवेदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। विनीत शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। जी मिश्रा जी बहुत कम समय है, लेकिन आप अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जी मिश्रा जी। आप उस अवस्था में पड़े ही नहीं जहां पे आपको अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता पड़े या वेंटिलेटर। केवल 2 मास्क लगा लीजिए, उससे आपका 96% बचाव हो जाएगा। ये आपके लिए भी उतना ही लागू है जितना मेरे लिए और बाकी सबके लिए। एक क्लोजिंग कमेंट मैं भी देना चाहूंगा। जो हम लोग ऑक्सीजन शॉर्टेज की बात चल रही है, हर मरीज कोशिश करता है कि अपनी ऑक्सीजन और बढ़ा करके 10 लीटर पे लें, 12 लीटर पे लें और हम ऑक्सीजन 100% पहुंचा दें। हमें 100% की नीड नहीं है। हमारा सिर्फ 88 to 90% भी अगर जो है सैचुरेशन मेंटेन हो रहा है, उससे ज्यादा आपको ऑक्सीजन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है एक पेशेंट की। तो जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है उसमें हम लोग को सबको बताना चाहिए, नर्सेस को। जी बहुत क्षमा चाहूंगी आपसे, समय का मुझे इशारा बार बार मिल रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो विषय उठाने की कोशिश की, यकीनन उस पर कुछ ना कुछ विचार जरूर किया जाएगा। अगले विषय में नए विषय के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।